प्रयागराज के महाकुंभ में 11 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। अपने आप को थोड़ा पहचानिए, अपने स्व को पहचानिए और ये जानिए कि आपका मूल कहाँ है। इसका इतिहास है, उस सभ्यता के प्रमाण हम वहां देख रहे हैं। कुंभ तब से है जब से हमारी राष्ट्र की अवधारणा है। राजनीति में नेता की तबीयत इतनी खराब हो जाए कि वो कहीं जा न पाए तो मसला गंभीर होता है। चुनावी हिंदू लगातार कैसे एक्सपोज होते जा रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है हर्षवर्धन। सोनिया जी के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, 3rd डिग्री दो दिन में सब पता चल जाएगा। कांग्रेस को नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है, अजय माकन भी कह रहे हैं। इस बार का दिल्ली का चुनाव बड़ा रोचक हो चला है। मैं एक बात बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं हर्षवर्धन। आतिशी मार्लेना अपना चुनाव हार रही है, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ। इस हफ्ते का ये जो एक तरह से कहें चर्चा जो होने वाली है, उसमें चर्चा के सिर्फ मोटे मोटे 2 बिंदु हैं, कुंभ और दिल्ली का चुनाव। लेकिन इसके इर्द गिर्द आपको इतने रंग, इतनी बातें हम लोग करने वाले हैं कि जो बहुत जरूरी है आपको समझना। और सबसे पहले तो राजेश्वर जी, गणतंत्र दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और कुल मिलाकर जो है संविधान की बहुत चर्चा होती रही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो एक स्वप्न देखा था वो कैसे साकार हो रहा है वो सिर्फ परेड में नहीं पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत की बढ़ती ताकत, और मैं ये कहूँ कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री का सबसे आगे की पांत में बैठना हर्षवर्धन, ये सब जो विषय हैं मुझे लगता है कि भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहे हैं। और इसका इस्तकबाल कीजिए, इसका जो है स्वागत कीजिए। और मुझे लगता है कि ये जो सदी भारत की कही जा रही, हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं ये सोचते हुए। नहीं, इस दिन एक और ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, वो शब्द जबरिया इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा। तो हमें मूल संविधान की मूल प्रस्तावना पढ़ने का भी दिन आज याद रहना चाहिए। बिल्कुल, तो मूल संविधान की जो मूल प्रस्तावना है वो भी याद रहे कि कैसे संविधान की आत्मा को अगर कभी चोट पहुंचाया गया, राहुल गांधी कुछ भी कहें, लेकिन चोट पहुंचाई गई तो सिर्फ और सिर्फ तब जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। आपातकाल के समय में हमारे संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई। जब लोकतंत्र नहीं था, तानाशाही चल रही थी, उस समय संविधान की मूल प्रस्तावना यानी संविधान की आत्मा को बदला गया। इतना कहना काफी, बाकी आप समझ सकते हैं कि संविधान के मूल को किसने चोट पहुंचाई है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हम गणराज्य बन गए। आज 26 जनवरी उसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, रिपब्लिक हो गए। हमारा अपना संविधान है, हमारा संविधान बड़ा शानदार है। लेकिन संविधान हमने बनाया इसलिए था कि उसमें समय समय पर हम परिवर्तन कर सकें। क्यों ऐसा हम कर सके? क्योंकि हम उस संस्कृति से आते हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति है। और जिनको 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ दिखता है, उनको ये संकट में डालेगा, लेकिन बाकी लोगों को नहीं है। आज जब हम बात कर रहे हैं, तब तक प्रयागराज के महाकुंभ में 11 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा स्पष्ट भी कर दूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतने लोग अलग अलग लोग आए, क्योंकि कई बार लोग कुतर्क करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है और जैसे वहां कल्पवासी हैं, अगर 10 लाख कल्पवासी हैं, वो प्रतिदिन नहा रहे हैं तो उनका स्नान तो माना जाएगा ना, घाट पे उतनी व्यवस्था तो करनी होगी। तो उतने लोग स्नान कर रहे हैं, 11 करोड़ से अधिक लोग। ये भी हमारे संविधान की उस जो मजबूत ताकत है उसको दिखाता है। लेकिन उससे अधिक ये क्या दिखाता है कि हमारी जो 5000 वर्षों से अधिक की जिसका इतिहास है, उस सभ्यता के प्रमाण हम वहां देख रहे हैं। बिल्कुल। और मैं इसीलिए एक बात हर्षवर्धन ज्यादा यहाँ पर कहना आवश्यक है, क्योंकि जब 40 करोड़ लोग डुबकी लगाते हों एक तट पर, पता नहीं कितने देशों की आबादी के बराबर, तो वो दिखाता है। और कुंभ तब से है जब से हमारी राष्ट्र की अवधारणा है, जब से हमारा राष्ट्र है, समझ लीजिए। जो 1947 वाली बात हर्षवर्धन ने जो कही है ना, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अपने आप को थोड़ा पहचानिए, अपने स्व को पहचानिए और ये जानिए कि आपका मूल कहाँ है और कहाँ से आपकी सभ्यता और संस्कृति का प्रवाह चलता चला आ रहा है। तो प्रयागराज में, लेकिन प्रयागराज का मामला है, प्रयाग के हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और वहां पर अभी अच्छा खासा प्रवास कर आ रहे हैं। तो वहां पर एक चीज है हर्षवर्धन, मैं चाहूंगा कि वहां के बारे में तो आप डिटेल में बताएं, लेकिन ये जो मतलब 2 टकिए यूट्यूबर्स हैं, मैं 2 टकिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना उनको खबर का पता है, ना मर्म का पता है, ना समाज का पता है, ना संस्कृति का पता है। जिस तरीके की जो विद्रूप तस्वीरें कई दिखाने की कोशिश की हैं, वो कुंभ नहीं है। कुंभ की विराटता को समझना है। हर्षवर्धन, ओवर टू यू।
नहीं बिल्कुल, और ये आपने ठीक कहा, मैं इस पर कतई कोई ऐतराज नहीं करूंगा। दो टकिए भी कहना थोड़ा गलत होगा। ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता हमारी पहचान का कुंभ है। जब हम मेला कहते हैं तो मेला हमारी संस्कृति में है, क्योंकि एक दूसरे से हम समझते, जीवन जानते, थोड़ा सा उसको सुधारते, थोड़ा सा खुद सुधरते हैं। जब माँ गंगा के किनारे पर हैं तो आजकल कुंभ के अवसर पर एक तरह से कहें कि कुंभ एंथम जैसा बन गया है, जिसकी लाइनें हैं ना कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, और आर्यों का आगाज है ये संगम की धरती, ये प्रयागराज है। तो चूंकि ये माना ही जाता है कि वहां पर दशाश्वमेध जो मंदिर है, वहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद प्रथम यज्ञ किया था, यानी पूरे संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, जो धरा उसकी है, भूखंड है, उस पर। फिर यह भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों को वो मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, उसके लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वो दशाश्वमेध घाट है। अब तो वो पक्का बन गया है। पहले सिर्फ काशी में ऐसे पक्के घाट हुआ करते थे, हरिद्वार में हुआ करते थे। अब यहां भी आपको शानदार पक्के घाट कई बन गए हैं। किला घाट है, दशाश्वमेध घाट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप वहां जाएंगे ना तो आप जिसको कहते हैं कि सब सुध बुध खो बैठने वाली स्थिति। आपको लगता है कि किस हम मतलब कोई तो शक्ति है जो हमें नियंत्रित करती है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। 24 घंटे प्रति क्षण लोग जहां गंगा घाट है, संगम से लेकर हर गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं। लोग चलते चले आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनको पता भी नहीं कितने किलोमीटर चल गए। वो यूट्यूब पर और टीवी पर और दूसरी जगहों पर भले लिखें कि 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर चले। अच्छा, ये शहरी लोगों के लिए ज्यादा समस्या है। जो लोग गांवों से या दूर से आ रहे हैं, उनके जीवन में, या जो खेत खलिहान से आ रहे हैं, उनके जीवन में 5-10 किलोमीटर स्मार्ट वॉच पहन के वो नापने वाला नहीं है, कैलोरी घटाने वाला नहीं। यहाँ पर हर्षवर्धन एक चीज समझनी पड़ेगी ना, वहां पर जा किस ले रहे हैं हाँ, आप ये समझिए ना कि शुभ सुविधाओं को छोड़कर, तज कर आप धर्म और अध्यात्म अध्यात्म की धारा से जुड़ने जा रहे हैं। आप प्रयागराज में त्रिवेणी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, और आपको लगता है कि वहां पर आप अगर गोवा, दमन, दीव जा रहे हैं तो ये समस्या आपकी है। अच्छा, यहाँ मैं एक रोक के आपको बताऊं। अच्छा कि आपने बोल दिया, नहीं तो ये शायद संदर्भ में मैं भूल जाता। हाँ। मैं दशाश्वमेध घाट पर था, और वहां पर मैं देखा कि कई हैं वो फोटो खींच रहे हैं, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो गोवा वाले तो नहीं? गोवा वाले भाई। मैंने देखा वो। तो अब मोबाइल का समय है तो हर कोई खींच लेता है, अच्छी अच्छी फोटो आती है, बढ़िया शानदार, इतने मेगापिक्सल वाले हैं कि अब जरूरत क्या है। लेकिन वो फोटो खींच रहा है, उसने गिटार रखा हुआ है, उसने ब्लैक काला चश्मा रखा हुआ है, सब व्यवस्था है उसके पास, लोगों की फोटो खींच रहा है। अब मैंने उससे पूछा, तो वो रहने वाले बिहार के, काम करते हो सज्जन गोवा में फोटोग्राफी कह रहे हैं। गोवा में फोटो खिंचाने वाले नहीं है, सब यहाँ आ गए हैं। कुंभ में फोटो खिंचाने वाले हैं। एक फोटो खींचकर आधे घंटे में प्रिंट निकाल कर देते हैं, 50 रुपया लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि दिन भर में, जाहिर है सामान्य स्थिति में भी जहां हजारों लोग हर घाट पर नहा रहे हों तो कुछ भी नहीं होगा तो 50 से 100 लोग प्रिंट बनवाने आएंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि जो दिल्ली, बंबई या दूसरे शहरों में जो लोअर स्ट्रेटा है, या जिसको हम कहते हैं कि इसको हम कुछ दे दें, कोई राशन दे दे, कोई कुछ और फ्री दे दे, कोई दूसरा कुछ फ्री दे दे, वो उतने पैसे वहां आसानी से कमा रहा है। तो कई बार जो ये लोग कहते हैं ना, और जो अक्सर आप बात करते हैं हिंदू इकोनॉमी, जो शब्द दिया गया था, असली हिंदू इकोनॉमी ये है। आप ये देखिए कैसे जो है पूरा अध्यात्म के साथ साथ जो विकास की जो धारा बहती है साथ में, वो ये समानांतर हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कैसे जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे वैसे आपका आर्थिक विकास भी होता चला जाता है। और ये जो मेला जिसकी बात कर रहे थे, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू इकोनॉमी जो तमाम जो वर्ड दिए जाते थे वो डेरोगेटरी शब्द दिए जाते थे, उसको ये महाकुंभ का महापर्व कैसे धराशायी कर रहा है, और कैसे एक नया जिला, नया शहर बसा हुआ है, एक पूरे कई देशों से ज्यादा की आबादी वहां पर पहुंच रही है। तो इसको देखिए, ये है हमारी सनातन संस्कृति की जो ताकत और हमारा मैनेजमेंट भी। अब आप ये समझिए, सड़क की भीड़ तो सब दिखा रहे हैं, किसी ने अभी तक वो वाली भीड़ नहीं दिखाई है। लेकिन मैं उसका जिक्र करता हूं। यहाँ नावों की लेन लगी हुई है, और नाव से लोग जो संगम जाते हैं किला घाट से, तो मैंने पूछा भैया कितनी नाव होगी, तो 3 से 3.5 हजार नाव निरंतर वहां लोगों को संगम, सोचिए, फेरी चल रही है, स्नान करा रही।
और वो कौन लोग हैं? सब निषाद मल्लाह। उनके साथ कौन है? उन्हीं के गांव घर के दूसरे, जिनको हम कहते हैं कि अरे ये जाति को दबाया जा रहा है, ये जाति को दबाया जा रहा है, इसको तो हिंदू मेले में जगह ही नहीं होगी, इसको तो मंदिर में जगह नहीं होगी। अब जब हम हिंदू अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सब मंदिर के इर्द गिर्द होता है। तो मंदिर मतलब आस्था, महाकुंभ मतलब आस्था। तो मंदिर और महाकुंभ में बहुत फर्क नहीं है। और वहां पर जो 2019 वाला कुंभ था तो फिक्की का अनुमान था 1.25 लाख करोड़ के, 4,000 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया था, 1.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 2 लाख से 4 लाख करोड़ के बीच में अभी चूंकि अनुमान लगाना भी कठिन हो रहा है, क्योंकि इतना प्रवाह जा रहा है, इतना प्रवाह है। अब इतनी तरह की चीजें, आप सोचिए इस महाकुंभ की वजह से देश के हर हिस्से में जो टूर ट्रेवल ऑपरेटर हैं उनका बम बम हो गया है। मतलब जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही। आप तो होया है, बिल्कुल हम तो जा नहीं पाए। हाँ नहीं, ये नहीं मतलब जो स्थिति है, हाँ, ठीक अब हमसे लोगों ने कह दिया कि 3 के बाद आइए, बसंत पंचमी के बाद। हाँ। उससे पहले आएंगे तो ना जगह है ना गाड़ी है। तो हमने कहा भैया फिर ऐसे में धक्का मुक्की क्या की जाए। लेकिन ठीक है, अब इनके साथ तो फायदा है कि भाई प्रयाग के रहने वाले हैं और पुराने मतलब जो है प्रयागराजी हैं ये, तो क्या कहा जाए, तो इनके साथ तो चीजें चल जाती हैं। आपने कहा तो अच्छा है, इसका जिक्र कर दें क्योंकि बहुत से लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। एक तो ये कि अगर आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया इंतजाम है, भीड़ बहुत है। लेकिन मतलब आज से ही वहां पर बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो गया है। जो मेले के लिए गाड़ियों के पास जारी किए जाते हैं उन पासेज को भी, मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान पर्व होगा इसलिए उन पासेज को भी टर्मिनेट कर दिया गया है, तो गाड़ी के पास नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है कि हर किसी को जहां उनकी गाड़ी रुकेगी, जिस पार्किंग में, जिस भी तरफ से आ रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रिक बस या जो ई रिक्शा होता है उसके जरिए शहर में भेजा जा रहा है। बाकी कम से कम सामान लेकर आए, थोड़ा पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है। संगम जाना चाहते हैं तब तो निश्चित तौर पर अधिक यात्रा करनी पड़ेगी, तब जरूर मैं कहूंगा कि 3 से 5 किलोमीटर तो कम से कम करनी पड़ेगी। गंगा के लिए ऐसा नहीं है, आप अगर गंगा पथ की तरफ से आएंगे या अरैल की तरफ से आएंगे तो आप कहीं भी गंगा स्नान कर सकते हैं, दशाश्वमेध घाट पर कर सकते हैं, उधर अरैल घाट पर कर सकते हैं, तो वो कोई बहुत संकट नहीं। फिर तीसरा, झूसी की तरफ से आएंगे तो आप झूसी से घुस सकते हैं, तो उधर भी बड़े अवधेशानंद जी से लेकर सारे बड़े अखाड़े और सब वो शिविर हैं। अरैल की तरफ परमार्थ निकेतन है। इधर आप आएंगे तो सेक्टर 6, 7, 8, 9 यहाँ मेले का सारा रंग है, रौनक है। तो सारी प्रदर्शनी, सारा सब कुछ यहीं पर है। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अनुमान लगे कि आपको जाना कहां है, आप तय कीजिए। बाकी मेले में अगर आपको जाना है तो आप जिस अंदाज में जाना चाहें, अगर गंगा किनारे बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आपको भाव मिलेगा। अगर आपको मेला घूमना है तो अपना बैकपैक तैयार कीजिए, 10-20 किलोमीटर चलने की क्षमता रखिए। गाड़ी वाले हैं तो भैया मत जाइए, थोड़ा कुछ तो रुक जाइए। हालांकि मैं सबको कह रहा हूं, तो हम जैसे कह रहे हैं, जैसे राजकिशोर जी कह रहे हैं, वैसे सब यही सोच रहे हैं कि 3 के बाद आएंगे। हाँ नहीं, उसका कारण है कि देखिए, पता न चले कि 3 के बाद सब गाड़ी स्टार्ट कर लें। नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वहां पर आप किस लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य को ध्यान में रखिए। सिर्फ वहां पर अगर आप फोटो खिंचाने जा रहे हैं और पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो मत जाइए, प्लीज मत जाइए। क्योंकि देखिए, ये जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों, 12 राशियों की जो ये पूरी श्रृंखला है, ये अमृत पर्व का उद्घोष कर रही है। ये समय कभी कभी आता है और इस अमृत पर्व में अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से जा रहे हैं, भारत की विराटता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो जाइए, उसमें एकाकार होने के लिए जाइए, उसमें समाहित होने के लिए जाइए। सिर्फ वहां पर ये जो तमाम, बस यहाँ पर इस मुद्दे को खत्म करते हैं, हर्षवर्धन दिल्ली चलते हैं, लेकिन ये जो तमाम जो क्षुद्र टाइप के जो कुछ लोग चले गए हैं, कुपड़, जो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कभी किसी को महामंडलेश्वर दिखाते हुए, कभी किसी को, इन तस्वीरों पर मत जाइए। लाइक और हिट्स के लिए जो क्लिकबेट जर्नलिज्म है, इसको बिल्कुल मत देखिए। और बल्कि जर्नलिज्म कहना इसको गाली होगा जर्नलिज्म के लिए, और ये बिल्कुल इनको कुछ नहीं पता है। असली जो वहां का जो ऑरा है, जो वातावरण है, जो वहां का एक दिव्यता है, उसकी अनुभूति करने के लिए सब कुछ तज कर जाइए, वहां के रंग में रंग जाइए, आपको वाकई आनंद आएगा। मैं यहां से इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं, 3 के बाद जाऊंगा जरूर, आप भी आइए। तो आपने कह दिया कि दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजकिशोर 2 लाइन तो मैं बोलूंगा। मान प्रयागराज के आपका हक बनता है। कल अमित शाह जा रहे हैं, 5 को मोदी जी जा रहे हैं, और मैं 8 दिन कुंभ में रह चुका हूं, फिर भी कह सकता हूं कि बहुत देखा होगा तो 30 से 40% मेला देखा होगा। इसको आप समझिए। तो ये जो आपको एक कोई फलाना बाबा, एक कोई धमाकी जो है इन्फ्लुएंसर, एक कोई कुछ, ये इनका कोई अस्तित्व वहां नहीं। और आप इससे भी कल्पना कीजिए, अगर उन्हीं को सब पकड़ रहे हैं, जहां इतने लोग हैं, जहां 10 लाख कल्पवासी नियमित हैं,
जहां नियमित लाखों लोग अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। अरे हमारे अगर वो सिर्फ शंकराचार्य उन्हीं को हैं, पकड़- अखाड़े हैं, शंकराचार्य हैं, अखाड़े अखाड़े हैं, हाँ। महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, और सब छोड़िए ना, वहां तो इतने दिव्य दिव्य लोग हैं। आप चलिए, आपको बात ही करनी है तो सुधा मूर्ति जी से करिए, आपको बात ही करनी है तो जो स्टीव जॉब की पत्नी गई है उनसे आप बात कीजिए, आपको बात ही करनी है तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं वहां जाके चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं, लेकिन आप उनको खोज नहीं रहे हैं, न साधु संत अच्छे खोज रहे हैं। हाँ। और मैं इसलिए कहूंगा कि जो टीवी पर, यूट्यूब पर, कहीं भी जो ये लोग इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है, और आप, मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य व्यक्ति से बात करिए, वो आपको बताएगा कि महाकुंभ क्या है। लेकिन 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां स्नान करने जा रहे हैं तो सब कह रहे हैं राजनीति हो रही है। 5 को ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। वहीं आ रहा था। अच्छा, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। और वैसे देखिए, ये दर्शन का जो प्रदर्शन है ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हाँ, करते हैं, बिल्कुल। करते हैं। और इसमें राजनीति अगर कोई कहे कि नहीं है तो मैं मानने को तैयार हूं कि नहीं नहीं है। और जब वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति से ही तो सब हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो उनके अपने इथोस, जो उनकी अपनी परंपरा है, अगर उसके तहत वो राजनीति कर रहे हैं, उससे अलग हटकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो धारा चली आ रही थी उस पे कर रहे थे, वो अपने आप को। राजकिशोर, ये बताइए, उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारी नानी नहीं रहेंगी फिर जाके फोटो यही मैं कह रहा हूं ना। वो तो जो करते हैं कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल तो। और मैं तो कह रहा हूं ना कि जाएं सब, अखिलेश भी जाएं, हम लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी मैंने खबर देखा कि शायद अखिलेश जाएंगे, मान रहे हैं, तो अखिलेश को भी जाना चाहिए, प्रियंका राहुल को भी जाना चाहिए, केजरीवाल को भी जाना, सबको जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, अच्छा ये भी एक भ्रम है कि वहां पाप धुलने जाते हैं, वहां आप मन निर्मल करने जाते हैं। ये इससे बड़ा कुछ नहीं कि पाप करके वहां जाए ना भैया, ये बिल्कुल उनके लिए नहीं। तो इसलिए ये तो, लेकिन उसका दिल्ली पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताइए। अब आते हैं सीधे पॉलिटिक्स करते हैं, हो गया जो है, पॉलिटिक्स पे जरूरी है ना। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं यही कह रहा था ना कि एक जो शब्द दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, चुनावी हिंदू, वो चुनावी हिंदू लगातार कैसे एक्सपोज होते जा रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है हर्षवर्धन। ये साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ा। लेकिन मैं दिल्ली पर जब आया हूं तो केजरीवाल और इन पर आऊं, उससे पहले राहुल गांधी पे आना चाहूंगा मैं, हर्षवर्धन। फिर राहुल गांधी, इसलिए अब लोग अभी तुरंत लिखेंगे, समझिए आप बोल रहे हैं और लोग लिखेंगे कि आप लोग, राहुल गांधी तो अपनी बात कर नहीं रहे हैं दिल्ली में, और राजकिशोर, हर्षवर्धन बैठ के हर शो में राहुल गांधी की बात करते हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूं ना कि विपक्ष मजबूत रहे। हम तो मतलब लोकतंत्र के मतलब जो है मजबूती के वो है ना, तो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं तो मजबूत करना। अच्छा, बड़े मजेदार बात है, जब हो गए 2-3 साल हो गए, नरेंद्र मोदी तमाम पत्रकारों से मिल रहे थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो जब उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, तो नरेंद्र मोदी का पत्रकारों से कहना था कि मैं ईश्वर से ये कामना करता हूं कि वो आप लोग को ताकत दे कि आप लोग उनको ताकत देते रहें। अब इस व्यंग और तंज को आप समझिए, लेकिन देखिए वो राजनीति में अपना अपना अंदाज है, राहुल गांधी अपने तरीके से कहते हैं। लेकिन ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जहां पर पूरा चुनावी नैरेटिव अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर सेट हुआ तो संदीप दीक्षित ने सेट किया। कांग्रेस कुछ सीटों पर लड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी में यह कह सकता हूं कि इस बार चुनाव जीतने के लिए लड़ते हुए कटिबद्ध प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रही है। शो ऑफ नहीं, उनको मालूम है कि अगर यहां पर जीतना है तो कैसे जीतना, और उसके लिए वो तमाम चीजें वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर राहुल गांधी इस पूरे गेम से गायब हो गए, वो भी तब लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है। उनको भ्रष्टाचारी का पोस्टर भी लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन राहुल गांधी ना यहां न्याय यात्रा के लिए निकले, ना ही उन्होंने रैलियां। खैर लोग कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन चलिए, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, पर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत तो नहीं खराब हुई। तबीयत खराब हुई, अभी तो मैं देख रहा था किसी ने डाला है कि मध्य प्रदेश में जननायक राहुल गांधी जी के आने से पहले झंडा लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता। नहीं, ठीक है, वो तो अभी चूंकि अब लगा रहे हैं, अभी हमने देखा, अभी हाँ अब लगा रहे हैं ना। और अभी वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चूंकि लगातार तबीयत, चूंकि बेलगामी भी नहीं गए थे ना, लालू जी के यहाँ चले गए थे, लालू जी से मिल के आए थे, तो बिहार में तबीयत ठीक रहती है, मध्य प्रदेश में ठीक रहती है, दिल्ली में खराब होती है। अब तबीयत का है, तबीयत कभी खराब हो सकती है, हो तो सकती है, क्योंकि मेडिकल लीव भी जो है लोग मेडिकल लीव लेते हैं ना लोग। हाँ। राजनीति में नेता की तबीयत इतनी खराब हो जाए कि वो कहीं जा न पाए तो मसला गंभीर होता है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सब तो मोटे हैं, शरीर ठीक नहीं है, और राहुल जी एकदम बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप हैं, शारीरिक स्वस्थ हैं। सर्दी आपको इसलिए लगती क्योंकि आप उससे डरते हैं, मन में है सर्दी, मन में सर्दी, डरते हैं। तो चलिए, मैं उसके बाद भी मैं कहता हूँ, लेकिन वो तो डरते हैं, लेकिन काहे को राहुल जी डर जाते हैं केजरीवाल से? इसलिए क्योंकि केजरीवाल के चलते जो तमाम फोर्सेस की जो बातें होती ना हर्षवर्धन, जो बार बार मैं कहता हूं कि सिर्फ मामला देसी नहीं है, ये सिर्फ देसी मामला नहीं है, देसी राजनीति नहीं है। क्यों राहुल गांधी अगर बीमार भी पड़ गए, सवाल गंभीर है, समझिए।
प्रियंका गांधी को किसने रोका, मल्लिकार्जुन खड़गे को किसने रोका, प्रश्न ये है। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कोई अदृश्य हाथ है। सिर्फ वो डीएमके के कहने से एक रैली कैंसिल कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन केजरीवाल वार पर वार करते चले जा रहे हैं। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसके खिलाफ जो है, मतलब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाएगा इसलिए राहुल गांधी न जाए, जबकि कांग्रेस के अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो अंदर की धारा निकली है हर्षवर्धन, साफ साफ कहा गया है कि असली चुनौती भाजपा नहीं है। कांग्रेस को जो नेस्तनाबूद किया है दिल्ली में वो किया है आम आदमी पार्टी ने, और उसके साथ में पंजाब की उनकी चिंता है, गुजरात की चिंता है। तो सब जगह लगातार कांग्रेस को नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है। अजय माकन भी कह रहे हैं कि 90 की 90 सीटों पर जेल से निकलते अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में भी वो कर दिए थे, लेकिन राहुल नहीं मान रहे। लेकिन आप राहुल गांधी की बात क्यों करना चाह रहे हैं, ये बताइए। नहीं, मैं तो इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि दिल्ली वाले बेचारे नेता बहुत परेशान हैं कांग्रेस के, जो लड़ रहे थे ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको सामने वाला गाली देता रहे तब भी हम उसकी प्रशंसा करते रहेंगे, तो उसमें कोई क्या कर पाएगा। चलिए फिर अब हर्षवर्धन इस पे अब कह रहे हैं तो मैं नहीं करता हूँ बात भाई। सोनिया जी के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, 3rd डिग्री दो, 2 दिन में सब पता चल जाएगा। संदीप दीक्षित की माता जी के लिए कहा, शीला जी के लिए, तो संदीप दीक्षित तो कम से कम अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राहुल जी अपनी माँ के अपमान का बदला के लिए, और एक वो कहानी है ना, वो कहा जाता है कि ट्रेन में एक मजबूत आदमी था, एक कमजोर व्यक्ति जा रहा था पूरे परिवार के साथ। वो ऐसे कम्युनिटी के लिहाज से है, लेकिन मैं नाम उसका नहीं लूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आज के युग में। तो उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया, तो उसने कहा कि ना हमारे बहनोई को हाथ न लगाना। ऐसे ऐसे करके पूरा परिवार पिटा दिया। वही चल रहा है एक्चुअली, वही चल रहा है, पूरा परिवार पिटा दिया। बाद में उसने कहा कि अरे तुम तो उसने कहा कि नहीं हम अकेले मार खाते, तो ये हंसते बहुत। अब तो पता नहीं कांग्रेस में वही चल रहा है क्या, लग तो वैसा ही रहा है कुल मिलाकर जो स्थिति है। तो ये हंसते बहुत, तो हंसे ना, तो इसलिए सब अपना मजाक बना ले रहे हैं। हाँ, अपना मजाक बना रहे हैं, लेकिन इसमें इस चक्कर में जो है पार्टी जरूर मजाक बनती जा रही। पर मैं एक बात बताऊं हर्षवर्धन, इसके बावजूद 8 से 10 सीटें ऐसी जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी अपने बलबूते बहुत मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। अब ज्यादा उम्मीद से नहीं हो रहे हैं, नहीं ज्यादा उम्मीद, लड़ रहे हैं, मतलब मैं लड़ने की बात की बने तो रहे हैं। लेकिन मतलब आप जिन 10 सीटों की बात करें, अब तो कांग्रेस भी 3 से 7 के बीच में अपना स्वर्णिम भविष्य देख रही है। हाँ नहीं, वो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको रहा हूँ वो प्रत्याशी बेचारे कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये अगर वो अपना प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से जो उनको ताकत नहीं मिल पाई उससे वो थोड़ा सा दुखी हैं, आहत हैं। और ये उनको ऐसा लग रहा है, जो उनसे बातचीत हुई है तो उनको लगता था कि कम से कम इससे एक कन्फ्यूजन चला गया, और खास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर जो बात चल रही थी ना, उसमें कि कांग्रेस थोड़ा सा कुछ पा पाए, बहुत अच्छी जगह आ गए। इसीलिए मैं वही तो ये कि संदीप दीक्षित और अलका लांबा सहित सारे नेता बड़े दुखी हैं, बेचारे सोच रहे हैं कि हम क्यों आ गए। लेकिन अब तो ठीक है, ओखल में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना, राहुल जी तो भाग गए। लेकिन जो दिल्ली है उसको तो कहीं न कहीं मुसलमान कैसे देखता है उसी को लेकर ये सारा अपमान अपना राहुल जी झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं, और केजरीवाल उसमें। लेकिन अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के जो वीडियोस वायरल हुए, बिल्कुल जिस तरह से जो धमकियां दी हैं, और अमानतुल्लाह खान जिस तरह से चीखते हुए दिख रहे हैं, मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि अब पता नहीं अब मुसलमान वोट दे रहा है क्या कर रहा है, वो भी ये कहने लगे हैं कि हमको बचाओ, नहीं तो अगर हम नहीं होंगे तो कौन तुमको बचाएगा। हाँ, और ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिए, शाहीन बाग और जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो ये चाहे अमानतुल्लाह खान हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, याद करिए। नहीं, तब तो मोहम्मद ताहिर हुसैन भी थे। हाँ, लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक बयान दे दिया था, अरविंद केजरीवाल ने उनको चुपचाप बैठा दिया था, क्योंकि उससे उनको लग रहा था कि चुनावी हिंदू बनना है। 2020 में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ चुके थे, और मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान जाएगा अरविंद को छोड़ कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि जो बीजेपी को हरा रहा होगा उसके साथ जाएगा। तो नकारात्मक वोटिंग का जो ये पूरा जो पैटर्न है, इसको लेकर मुस्लिम वोटों को लेकर मुतमईन है पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बार मुस्लिमों के बीच में भी एक वर्ग ऐसा आया है, उसको लग रहा है कि भाई हमारे लिए खड़ा कौन हो रहा है, और क्या हम सिर्फ इसलिए हो गए नकारात्मक वोटिंग करें हम। बिल्कुल ये ऐसा वर्ग खड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूं हर्षवर्धन, वो थोड़ा हो सकता है। और आप कहेंगे कि मैं उम्मीद से हूं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं उम्मीद से हूं तो ये उम्मीद जगनी चाहिए किसी भी कम्युनिटी के लिए, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं चाहिए, हिंदू में भी कोई वर्ग है किसी में। तो ये नकारात्मक वोटिंग का पैटर्न जो किसी को सिर्फ हराने के लिए जाना है, वो मुझे लगता है कि इससे उभरना चाहिए। और कांग्रेस इसमें अच्छा करती दिख रही थी, पर फिर वही मैं नाम लूंगा तो कहेंगे उनको चिंता नहीं, आपको चिंता है।
लेकिन राहुल गांधी ने लेकिन ले एक डालिए, कंफ्यूजन आप क्रिएट कर चिंतित दिया। तो रहते हैं, मैं ये देखता हूँ कि आप नहीं, जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है मेरा, ये सच बात है, क्योंकि आप मुझे जो है लगता है कि लोकतंत्र में जो है दो राष्ट्रीय दलों, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी से एक बार अच्छा पूछा ये था। चलिए इसी पे थोड़ा एक और बात कर लेते हैं, हाँ, मेरे नहीं मैं अपनी ध्यान में बात पूरी आया। कर लूं। अटल हाँ बिहारी वाजपेयी से एक बार मुझे बहुत ठीक से याद है कि प्रमोद महाजन ने पूछा, मतलब अब मैं प्रमोद महाजन से मैंने पूछा कि ये क्या है। एक बार बहुत ज्यादा कांग्रेस में शक्ति थी, आपको याद है ना, मेनका गांधी ने शक्ति कर दी, उनको मंत्रालय से हटा दिया गया था। ठीक बात। उस समय अटल जी का दूसरा कहना था, बोले कि देखिए कांग्रेस का खत्म होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं, बिल्कुल। और ये अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे, और मुझे याद है लाल कृष्ण आडवाणी तमाम अपनी उस पर कहते थे। वो अलग बात है, कांग्रेस बाद में सत्ता में आ गई, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में ये अदला बदली हो रही थी ना। अब लोकतंत्र के जो नए प्लेयर्स उभर कर आए, वो तानाशाह उभर कर आए। नहीं, लेकिन मैं इसीलिए आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर आपको क्या दिक्कत है, राहुल की जगह केजरीवाल आ जाए, आपको मतलब केजरीवाल क्यों ठीक नहीं लग रहे हैं? भाई वो आ जाएंगे, दूसरी पार्टी वो हो जाएगी, कांग्रेस नहीं आ रही तो ना आए, केजरीवाल लड़ तो रहा है ना। केजरीवाल लड़ रहा है, लेकिन केजरीवाल किससे लड़ रहा है, सवाल ये है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, लेकिन वाकई अगर इंडियन से कोई लड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। दिल्ली वालों से कोई लड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, वो भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जो हिस्से, मतलब दिल्ली की जो स्थिति कर दी है ना हर्षवर्धन, उसके बाद मुझे चिंता होने लग गई है कि ये शख्स जो कह रहा था, जो कर रहा था, और किस दिशा में जा रहा है। और मैं देखिए व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन कैसे ना हूं, दो दो राज्यों की जेड प्लस सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी का जेड स्क्वायर बनाया जा रहा था, आपने कभी देखा इस देश में? मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको सिक्योरिटी दी जाती है केंद्र की तरफ से। और आप ये कहेंगे कि हमारी सरकार चूंकि पंजाब में, इसलिए उनकी सिक्योरिटी में हम रहेंगे। अच्छा, उनकी सिक्योरिटी में दिल्ली की सिक्योरिटी छोड़ देते तुम। छोड़ देते, बिल्कुल। लेकिन आपको पूरा औरा भी बना के रखना है। और तो और आपका जो गुंडा गुंडा मैं नहीं कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल आपकी राज्यसभा सांसद कह रही है, विभव कुमार, उसको आप एनडी गुप्ता जैसे बुजुर्ग सांसद को घर से बाहर निकालकर विभव को दे देते हैं, चीफ एडवाइजर बना देते हैं पंजाब सरकार को, उसको भी जेट सिक्योरिटी दे देते हैं। अरे अब आप ये बताइए अच्छा, कि ये तो खुद शख्स ही जो राजनीति बढ़िया। शीश महल बनवाएगा नहीं, ना। मैं कह रहा हूँ कि स्वाति ने जैसा बताया था तो खुद ही बढ़िया मुक्का उक्का मारने वाला है, तो काहे को उसको सिक्योरिटी चाहिए? हाँ भाई, यही तो बात है ना, नहीं, क्योंकि अरविंद जी का तो समझ आता है थोड़ा, मतलब दुबले पतले से, हालांकि अब तो नहीं दिखते, अब तो अरविंद जी भी मजबूत है। लेकिन अरविंद जी एक बात कहा करते थे, कहते थे कि अगर जिस देश में नेता को सिक्योरिटी लेने की जरूरत पड़ जाए, उस नेता का कोई मतलब नहीं। सिक्योरिटी आम जनता के लिए होती है, पुलिस वाले आम जनता के लिए होते हैं। सिक्योरिटी और पुलिस में अगर आप हैं तो आप नेता नहीं, इसका मतलब आप जनता से दूर होते जा रहे हैं। अब सवाल का जवाब दीजिए, जनता से दूर होते जा रहे हैं क्या, इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है क्या? देखिए, जनता से दूर तो वो हो ही चुके हैं, और वो सिक्योरिटी और तमाम अपना ऑरा दिखा के सब करना चाहते हैं। और इसको आप ऐसे समझिए ना, बेअंत सिंह की हत्या के बाद पंजाब में, पंजाब के मुख्यमंत्री जो पूरे देश के जो सबसे ज्यादा सुरक्षा चक्र वाले मुख्यमंत्री हैं, जैसे नक्सल प्रभावित, टेररिज्म वाले, जम्मू कश्मीर वाले, इन सब में सबसे ऊपर होता है। लेकिन प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में भगवंत मान नंबर 2 पे, नंबर 1 पे अरविंद केजरीवाल है पंजाब की लिस्ट में। इसका भी खुलासा हुआ है। तो आप सोचिए कि ये शख्स किस तरीके की राजनीति कर रहा है और कैसा अतिवादी राजनीति कर रहा है। और आप जो कह रहे हैं ना कि आम आदमी से दूर हो, बिल्कुल आम आदमी से दूर होते जा रहे, तभी शीश महल बनवाया था ना। और उनकी अपनी सांसद गई तो उसको उनके गुंडे ने पीट दिया। हालांकि वो अलग बात है कि उनके सीसीटीवी भी नहीं मिला, तो कह रहे थे सीसीटीवी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी है, तो वो स्वाति मालीवाल वाला सीसीटीवी नहीं जारी किया उन्होंने। वो सीसी कर दिया उसको उन्होंने। ये भी गजब है, सीसीटीवी कहते हैं कि हम हर जगह, वो न्यूयॉर्क टाइम्स महिला को सीसी सुरक्षा कर दिया के लिए होगा, वो सीसी न्यूयॉर्क कर टाइम्स को दिया। सीसी कर दिया होगा उन्होंने। और महिला सुरक्षा में जब राज्यसभा सांसद की सुरक्षा की बात आई तो अरविंद जी की पार्टी कोई प्रमाण नहीं पेश कर पाई। एक मोबाइल के कुछ वीडियो जारी किए गए कि कैसे चल रही है वो, जो प्रिय रिपोर्टर्स थे, उन रिपोर्टर से जो आम आदमी पार्टी अच्छा, जो स्वतंत्र रिपोर्टर है जो, अच्छा अब स्वतंत्र भी कुछ हो गए, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके लिए बड़ा दबाव भी बना रहे हैं वो सब जो है। अच्छा, कहीं आम आदमी पार्टी वाले वैसे ही जो है हमको देख के बहुत गुस्साते हैं, आपसे तो उनका पुराना प्रेम है ही, तो डबल प्रेम देखेंगे तो सब तो और नाराज हो जाएंगे। मुझे लग रहा है दिल्ली वाले डबल इंजन तो नहीं देखने लग गए। हाँ, ये मसला है। देखिए, हम लोगों का डबल प्रेम कुछ ना हो, लेकिन ये जो डबल इंजन बता रहे हैं, अच्छा, हमारा आपका क्या है हर्षवर्धन? करेगा क्या कोई? क्या करेगा कोई? अब तो जिसको कहते हैं ना कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कोई ले क्या लेगा और कोई बिगाड़ क्या लेगा, तो उस स्थिति तक हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये सचमुच चिंता की बात है। मैं राइशोर ये बात गंभीरता से कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को अंदर से समझने वाले लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही, और मैं यहाँ
एक नाम का जिक्र कर रहा हूं, आमतौर पर हम लोग व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, मैं निजी तौर पर भी नहीं करता हूं, यहां भी हम नहीं करते नहीं करते हैं, सही है। लेकिन आशुतोष पत्रकार रहे, संपादक रहे, आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़े, और उन्होंने जो कहा है वो देश को देखना, पढ़ना, सुनना चाहिए। आशुतोष ने लिखा कि प्लांटेड न्यूज के लिए या इंटरव्यूज के लिए नरेंद्र मोदी तो खामखा बदनाम है। अगर आपको फिर विस्तार से वो पूरा उन्होंने लिखा है। अब मुझे लगता है कि आशुतोष का ये जो पोस्ट है ये बताता है, लेकिन उससे आगे की कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल प्रयास करके जो इंटरव्यू है उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया गया, और हर जगह वो कहते हैं कि अच्छा हम यमुना नहीं साफ कर पाए, आगे कर देंगे। और अब नया उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है, वो कहते हैं कि अच्छा आप ही बता दो, आप सुझाव तो हम उसे लागू कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो है, पहले तो जो सुझाव देने वाले लोग साथ में थे, हाँ। उनके लिए तो वो माराडोना बन गए थे, नहीं, अब स्थान विशेष पे किक मारने लग गए थे। अब कह रहे हैं कि हमारे दोस्त हैं सर। अच्छा, वो स्थान विशेष पे किक मारने के बाद वो हो गया ना, अब तो अच्छा, मतलब दर्द उनका भी कुछ कम हुआ होगा। हाँ, तो इसलिए जो है तो गाना गा रहे होंगे, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम जो हम हो जाते। हम हो जाते। हाँ, तो कुल मिलाकर फिर से हम हो गए। तो खैर, लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझिए, जोक अपार्ट, ये तो व्यंग से अलग, आप इस राजनीति कुटिलता को समझिए। एक कुटिलता शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, कैसे पूरे संस्थानों को, पहले एक एक व्यक्ति को, फिर संस्थान को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट करिए, उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर दीजिए, उसके बाद अपनी एक टीम तैयार करिए और उस टीम के जरिए अपने आप को बेचारा दिखाइए, और जहां लगे तो वहां पर मजबूत दिखाइए, और ये बताइए कि हमको काम नहीं करने दिया गया। अब जरा आप ये देखिए कि एक शख्स जिसने पूरी पार्टी जो एक आंदोलन से उभरी हुई थी, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द समेट कर रख दिया। पहली बात तो ये रख दिया, पार्टी के संविधान में बदलाव कर दिया है। जो 3 साल में संयोजक बदला जाना था, वो संयोजक अब फिलहाल अरविंद जी ही हैं, अरविंद जी ही थे, अरविंद जी ही रहेंगे। जैसे राजीव गांधी कहा करते थे, उंगली उठा के हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। हाँ, तो उसी तरह से वो मतलब व्लादिमीर पुतिन जैसा कर दिया उन्होंने पूरा, और जो चाइना जैसा है उस तरीके का पूरा मॉडल उन्होंने अपना लिया। भला है कि पूर्ण राज्य के भी नहीं है, अर्ध राज्य के मुख्यमंत्री। आप सोचिए, तो ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ना, ये लेकिन इसके बाद हर्षवर्धन एक आयरनी जानते हैं क्या है, कि उन्होंने अपने तमाम लोगों को इंटरव्यू दिए, प्रायोजित कराया, जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं, लेकिन वो भी उल्टे पड़ते चले जा रहे, क्योंकि है क्या, पिछली बार भी हम लोग जब बात कर रहे थे, इसका मतलब इतना भी नहीं किया कि जो मैनेज कर सके इंटरव्यू, उसका भी जवाब नहीं उनके पास। नहीं, इसका कारण यह है कि कहां तक बताओगे, कहां तक बताओगे, क्या क्या बताओगे भाई। कुल मिला के आप हर चीज के लेकर, मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई सामने आ चुकी है, आम आदमी के रूप में जो आपका भ्रष्टाचार का जो पूरा जो टेफ्लॉन कोटेड लेकर आप आए थे, वो तो पूरी तरीके छिन्न भिन्न हो चुका है। वो तो कट्टर ईमानदार आपने शब्द नहीं सुना होगा पूरे चुनाव में, आपने, है ना, कहीं नहीं सुना होगा। अब इसी तरीके से आपकी गुंडागर्दी की स्थिति यह है कि जो है, एक गुंडे को आप जेट सिक्योरिटी दे रहे हो, आपकी सांसद कह रही है, मेरे शब्द नहीं है, ठीक बात है ना। और जो आपके पत्रकार हैं, उनके सामने आप क्या बताना शुरू करेंगे, पत्रकार नहीं, सॉरी, जो आपके लोग हैं जो आपके साथ में करने जा रहे थे, भाई कुछ तो ऐसे भी मैनेज किए गए ना। अच्छा, मैनेज करने में भी कुछ तो मैनेजमेंट आपने सुशासन में किया होता महाराज। मतलब यमुना आर खराब कर दी, गाजी बन गए कचरे के आप, सड़कें अलग से खराब हैं, और तो और जाने दीजिए आपके पास क्या था, कुल मिला के लैंड और पुलिस ही तो आपके पास नहीं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब तो आपके पास था। कहीं कुछ आप नहीं कर पाए, कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास में। और तो और जाने दीजिए, जब सामाजिक भूमिका पर आपकी बात आती है, तो मुस्लिमों के बीच में भी आपके पास चेहरा दिखाने को कुछ नहीं है। अब आप पहले हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अब ग्रंथी और पुजारी करने लग गए। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या कि हर बार एक नैरेटिव सेट करके भाग जाते थे। उन्होंने इस बार क्या किया कि वो मुद्दे, खासतौर से इनकी जो लाभार्थी योजनाएं थी, हालांकि इसमें मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, हम और हर्षवर्धन और आप और हमारे जैसे लोग, जो लोग मानते हैं कि ये मुफ्तखोरी की संस्कृति हटनी चाहिए, नहीं पनपनी चाहिए, इसके खिलाफ है। पर अब राजनीति में अगर हम चर्चा करें, तो वो पूरी जो राजनीति थी, उसके दरवाजे भी बंद कर दिया। अभी अमित शाह ने जो तीसरा जो जारी किया है, उस पर आप जरूर कुछ कहना चाहेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन उसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने किस तरीके से जो है 5 रुपए में जो कैंटीन वैंटीन वाली जो बात कर दी है, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मालिकाना हक देने की बात है, वो सिर्फ दिल्ली की सरकार नहीं दे सकती, केंद्र सरकार जरूरी है उसके लिए। देखिए, ये बड़ा कमाल की बात आपने की, और मुझे लगता है ये लोगों को ध्यान करना चाहिए। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16-17 लोगों को फ्लैट दिया था, कमाल की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी को कहीं फ्लैट बना के दिया ही नहीं। यानी सरकार का कोई काम नहीं, नया हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया है, विद्यालय नहीं बने हैं। मतलब बड़ी विचित्र सी स्थिति है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दिल्ली सरकार के कॉलेज हैं, वहां तनख्वाह समय से नहीं जाती है।
ये लेकिन इस सब के बावजूद डर तो अरविंद केजरीवाल से भाजपा को लगता है। अगर न लगता तो संकल्प पत्र 1, संकल्प पत्र 2, संकल्प पत्र 3, इसका मतलब आप डरे हुए थे। आपको लगता था आज हमने कुछ किया, कल 11 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ये वाली घोषणा। तो डरा तो अरविंद केजरीवाल ने रखा। अरविंद केजरीवाल डरे भी हैं, डरा भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपने जो कहा ना कि इस बार चुनाव जीतने के लिए लड़ती दिख रही है, ये मैं भी सहमत हूं। अगर थोड़ा और टिकट बेहतर होता, थोड़ा और मोमेंटम होता तो शायद अब तक चुनाव उनके पक्ष में पूरी तरह से दिखने लगा होता। लेकिन हाँ, ये सच है कि इस बार का दिल्ली का चुनाव बड़ा रोचक हो चला है। 15 और 20 की स्थितियां नहीं है, 2013 या जिसको कहें कि उससे पहले की स्थिति में ये चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि फिर मैं हर्षवर्धन, एक बात में मैं बिल्कुल मतलब फिर कह रहा हूँ, जब कोई गिरता है ना तो फिर सीमा नहीं होती है। तो कहाँ तक सीटें जाएंगी मैं नहीं कह सकता। नहीं, अरविंद जी तो खैर, मैं आप लोग कह रहे हैं कि 27-28 सीटों पे अरविंद केजरीवाल की ऐसी हैं कि वो निकलेंगी, ऐसा लोग मान के चलते हैं। लेकिन मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि हर सीट पर 10 से 11 हजार वोटर नसीब बढ़ा है और काफी चीजें बदली भी हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से जो उसका प्रोफेशनल वोटर्स है, सीए है, डॉक्टर है, वकील है, इस तरीके के लोग जो वोट डालने नहीं जाते हैं, उनके बीच में भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। हम इसको लॉक करते हैं। अब आप बताइए, आज हम लोग, अब तो 5 तारीख थोड़ी नजदीक आ गई है, क्योंकि अभी अगला हफ्ता जो है वो वोटिंग वाला ही हो जाएगा। तो अभी तो जिसको कहते हैं ना कि हम आज 26 तारीख को बात कर रहे हैं, तो अगला हफ्ता तो वोटिंग से पहले ही होगा। वोटिंग से ठीक पहले। तो अब ये बताइए कहाँ खड़ा है दिल्ली के चुनाव, इस पे ही हम लोग यही ब्लॉक करते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं, हर्षवर्धन, आतिशी मार्लेना अपना चुनाव हार रही हैं, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, जब सेनापति हार रहा हो, सेनापति की तलवार टूट जाए, सेनापति को लग जाए, तो फिर सेना आमतौर पर हारती है। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु से जीत गई और हार गई और उनकी सरकार बन गई, तो दूसरी जगह से कालीघाट से जाके जीत गई। लेकिन ऐसा कम होता है और दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी अलग है। मेरा भी ये मानना है, जो राजकिशोर कह रहे हैं, मेरा भी ये मानना है, चुनाव वहां पहुंच गया है जहां चुनाव साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के पक्ष में खड़े हो सके। बहुत कांटे का मुकाबला हो गया है। और कई बार जब आप इसलिए पीछे हट जाते हैं कि अच्छा वो फलाना मजबूत हो जाएगा, फलाना कमजोर हो जाएगा, तो जो मजबूत हो रहा होता है उसकी मजबूती और बढ़ जाती है। भाजपा को देखकर केजरीवाल और राहुल ने हाथ मिलाया है और उसका परिणाम दिख रहा है बहुत साफ साफ। लेकिन एक खबर चलते चलते आखिर में, बस 2 लाइन में, पाकिस्तान से खबर आई है कि 30 आतंकवादी वहां मारे गए हैं, जो उनका केपी प्रोविंस है, खैबर पख्तूनवा। एक टिप्पणी बस यही, कुल मिला के देखिए, आदमखोर आपने तैयार किए, जो आतंकवादी भारत की सीमा में घुसकर तहस नहस मचाते थे, और कुल मिला के उनकी आदत पड़ चुकी है। उनको वैसे ही रहना आता है, उनको वैसे ही जीना आता है। और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी लगातार कहते थे कि आतंक का दानों आपको भी निकलेगा। ये बात अमेरिका को भी समझ में आई, बाद में समझ में आई। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान को भी समझ में आ रही है, उसको भी उसका ताप सहना पड़ रहा है। किसी की जान जाए ये हम नहीं चाहते, हम लोग उस तरीके की संस्कृति के लोग नहीं हैं। लेकिन आप मानकर चलिए कि अगर आपने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है तो उसमें गिरेंगे, और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। और भारतीय एजेंसियों की जो चाक चौबंद चीजें, हमारी जो सीमाएं सुरक्षित हैं, हम जिस तरह से अलर्ट हैं, तो अब वो आतंकवादी बन चुके हैं, उनके हाथ में AK-47, AK-56, कलाशनिकोव, जो भी कुछ है, हैंड ग्रेनेड है, IED है, तो उसका कहीं तो इस्तेमाल करेंगे। और एक और जरूरी बात समझने की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समीकरण अब उलट हो चुके हैं। जब तालिबान आया था तो ISI चीफ वहां पहुंचे थे। अब भारत के जो विदेश सचिव हैं वो बाकायदा दुबई में एक, कहें कि उसको आप बायलैटरल टॉक जैसा भले न कहें, लेकिन एक समझौते की स्थिति है और रणनीति तो यही होती है। तो फिलहाल आप ये बस 26 जनवरी के दिन अच्छे नोट पे आप खत्म करें, क्योंकि ये जो भारत का जो पूरा जो बैलेंसिंग एक्ट है, जो सब जगह वो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, एक विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये विश्वसनीयता तभी कायम रहेगी जब भारत के अंदर राजनीति में भी विश्वसनीयता कायम रहे। तो उस हिसाब से जहां पर भी जाए वोट करें, बस मुझे इतना लगता है। हर्षवर्धन, वोट जरूर कीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट हैं 5 तारीख को, तो मतदान आप अपना अवश्य करें, क्योंकि एक मतदान ही है जो आपके मन में जितने तरह के प्रश्न आते हैं उनका समाधान लेकर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।